Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day and the week. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us with your queries on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. Do remember, listeners, that these are Delhi numbers, so you have to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी खबरों को लेकर तो हाजिर होते ही हैं। आज रविवार है तो विशेष रूप से हम म्यूचुअल फंड पर बातचीत करते हैं। अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से संबंधित सवालों के बजाय आज के दिन म्यूचुअल फंड पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331 4444, 2342 1050 या फिर 2331 0464। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स के जाने माने विशेषज्ञ आकार रस्तोगी। आकार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद है अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Prime Minister Narendra Modi says inauguration of world's largest aircraft engine MRO facility and induction of INS Mahe reflect India's new thinking, innovation and youth power. In his Mann Ki Baat program, Prime Minister says India's food grain production has touched a record high of 357 million tons. And domestic markets to focus on RBI MPC meet outcome, auto sales data and global trends for Qs next week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ सुविधा का उद्घाटन और आईएनएस माहे का सम्मिलित किया जाना भारत की नई सोच, नवाचार और युवा शक्ति को प्रदर्शित करता है। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने 35 करोड़ 7 लाख टन अनाज के उत्पादन का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है और घरेलू शेयर बाजार में अगले सप्ताह आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा के नतीजों, ऑटो सेक्टर में बिक्री के आंकड़ों और वैश्विक गतिविधियों से मिले संकेतों पर निवेशकों का ध्यान केंद्रित रहेगा। And before we begin the program, an important information for our listeners: the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल के कई घटनाक्रम भारत की नई सोच, नवाचार और युवा शक्ति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ सुविधा का उद्घाटन हो या आईएनएस माहे का भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया जाना या फिर देश में स्काई रूट के इन्फिनिटी परिसर की शुरुआत, ये सभी इसी बात के प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 35 करोड़ 7 लाख टन अनाज के उत्पादन के साथ ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का अनाज उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ टन बढ़ा है। श्री मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देश के लाखों लोगों ने वोकल फॉर लोकल की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। प्राकृतिक खेती पर विशाल सम्मेलन में भाग लेने के लिए कोयम्बटूर की यात्रा के बारे में श्री मोदी ने कहा कि वे दक्षिण भारत में प्राकृतिक खेती की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से बहुत प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि उच्च योग्यता प्राप्त कई युवा पेशेवर अब प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती भारत की प्राचीन परंपराओं का हिस्सा रही है और धरती की रक्षा के लिए इसे निरंतर बढ़ावा देना लोगों का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शहद उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा पिछले 11 वर्षों में देश में शहद का उत्पादन लगभग 2 गुना हो गया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शहद का निर्यात भी 3 गुना से अधिक बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री ने हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग के द्वारा लोगों के बीच 2.25 लाख से अधिक मधुमक्खी के बक्सों को वितरित किए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा इससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। And Manoj, we've already been joined by our first caller of the day. It's Yogesh, who's calling us from Delhi. Yogesh, welcome to Market Mantra. Please ask your question. योगेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल पूछिए। हाई पे रहते हैं और 1500 पीई तक भी कोट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जब हम लोग एसआईपी करते हैं। योगेश, आपको बीच में टोकूंगी, आप अपना सवाल दोबारा से शुरू करें प्लीज। ओके, तो बेसिकली जब हम लोग एसआईपी करते हैं तो हम लोग हर महीने पैसे कटवाते हैं और फंड मैनेजर को भी हर महीने उसको इन्वेस्ट करना होता है, मार्केट चाहे किसी भी लेवल पे हो। तो क्या एक एडवांस स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि हम एसआईपी जो कटवा रहे हैं उसके साथ साथ में कुछ पैसा लिक्विड फंड में या किसी डेट फंड में रखें और जैसी डिप आए तो उसको उसमें डिप्लॉय करते हैं? यानी कि 20,000 की एसआईपी में से अगर हम 5,000 रुपए डेट में करते हैं टाइम करने के लिए और बाकी 15 रेगुलर करने के लिए, ये कैसी स्ट्रेटेजी है? योगेश जी, इसमें सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है वो यहीं पे आ जाता है कि हम मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मार्केट में डिप आएगा, लेकिन मार्केट में एक्चुअली डिप कब आया है और जब वो नीचे आई है वो उसके बाद और नीचे गिरेगी या वापस ऊपर जाएगी, ये एक सर्टेनिटी के साथ जानना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट इसी अनसर्टेनिटी को दूर रखने के लिए और जो इसका एक जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए एसआईपी है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लिए एक छोटा सा अमाउंट रख सकते हैं, लेकिन आप उसको अपनी एक फन एलोकेशन की तरह रखिए। आप उसको ये मत सोचिए कि हाँ मेरी स्ट्रैटेजी पूरी ये रहेगी। मैं कहूँगा कि आप अपना कुछ 80% या 90% पैसा आप अपना जो है वो आप अपने एसआईपी के माध्यम से करिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके के आप कोई स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए बस थोड़ा सा एलोकेशन रखिए। आइए चलें हरियाणा, हमारे साथ हैं नंदराम। नंदराम जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्ते जी। नमस्ते। मैं ये बोल रहा था जी। जी जी पूछें। हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, पूछें, सवाल पूछें। जी मैं जमींदार आदमी हूँ। जी जी। और ये एफडी करवाई थी, वो टैक्स काट लिया। नंदराम जी, आप दोबारा अपना बताएंगे, आप जमींदार हैं और आपने क्या आपकी इनकम है, किस जरिए से होती है? मैं अपनी खेती करता हूँ। जी 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 जी। आगे पूछिए। मेरा टैक्स काट दिया। नंदराम जी, आपका प्रश्न कह लें हमारा आज का जो कार्यक्रम है उसके दायरे में नहीं आता। आप किसी दूसरे मंच पर अपने सवाल को रखें, संभव है वहां आपके सवालों का समुचित उत्तर दिया जाए। आकाशवाणी के आज के मार्केट मंत्र के इस अंक में हम सिर्फ म्यूचुअल फंड से संबंधित सवालों को आमंत्रित करते हैं और इसी विषय पर आधारित सवाल आपका रहेगा तो हमें आपके सवालों का जवाब देने में सुविधा होगी। मनोज, इनको ये भी बता देते हैं कि अगर इनको अपना टैक्स रिलेटेड कोई और सवाल, जो आर्थिक इनके सवाल हैं, उनसे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कल यानी कि सोमवार को मार्केट मंत्र में कॉल कर सकते हैं, जहां हम हर तरीके के सवाल लेते हैं। तो वहां आप अपना टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल है और आपको पूरा थोड़ा और ज्यादा विस्तार में बताना पड़ेगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। एज द मार्केट्स एंटर द फाइनल मंथ ऑफ 2025, the domestic markets are likely to focus on Reserve Bank of India's monetary policy announcement meet, auto sales data and global trends for Qs next week. Meanwhile, last week the Sensex and the Nifty both gained 0.5%. Next week, RBI MPC meet will be from December 3rd to 5th and the policy rate decisions will be announced on December 5th. The RBI has kept the repo rate unchanged at 5.5% since August, following a total reduction of 100 basis points during the first half of the year. Additionally, the November automobile sales figures will be in focus.
Globally, investors will also keep an eye on US jobs data and inflation indication to gauge the sentiments of the Federal Reserve before the policy meet scheduled in the second week of December. And also, let's take a look at how the foreign investors, what they did during this month. After a brief pause in October, foreign investors turned net sellers in November. As per depositories data, foreign portfolio investors or FPIs pulled out 3,765 crore rupees from Indian equity markets and 3,969 crore rupees from the Indian debt market in November. The dip this month came after a net inflow of 14,610 crore rupees in October. The inflows followed a 3-month streak of withdrawals, 23,885 crore rupees in September, 34,990 crore rupees in August, and 17,700 crore rupees in July. Akar, I would like to ask you here, because like our first listener was, asking you about the strategy that he wants to, keep a certain amount separate for SIP and the rest in, debt. So for, like you just said, this is, when we talk about taking risks, what is the ideal situation scenario, if I may say so? And, there's also the age factor that people always say that, how much your risk appetite is also depends on your age factor. So can you just tell us about that? Yeah, definitely. And I would say that more importantly, how far is your goal and, the purpose for which you are saving the money. I mean, how negotiable is that goal? That matters a lot. Say, for example, you are just saving for a vacation abroad, and on the other hand, someone is, saving for their kids' education, just to, get him the admission to the college, which is just like 2 years away. So these kind of things, the importance of the goal, the horizon, that matters a lot. So, I mean, that helps you to decide on the asset allocation firstly. The closer the goal, the higher should be the debt allocation. That is on one part. And, coming back to that particular question, I would say that, whenever we, think like that, whenever there will be a dip in the market, we'll invest more, or, whenever the market will peak, we'll sell. So all these things can be done every time just on the hindsight, because, markets are very, very unpredictable, right, especially in the short term. So the more scientific way would be to, have some kind of asset allocation, have some portion of your money in debt and have some portion of your money in equity. But how much to have in equity, how much to have in debt, that depends on your risk appetite and, right, more importantly, how far the goal is and the horizon. So for anyone, for a normal retail investor with a moderate risk appetite, for goals which are 5 years away, for the long-term goals, ideally something like 70-30, like 70 into equity, 30 into debt, or 80-20 works fine. But if you are very aggressive, you just started your career, and let's say that you're saving for your retirement, you have the capacity to take risk. Say you're in your mid to late 20s, right? Yeah. So you can very much go with 100% equity. Right. And as you start accumulating some amount, let's say 10 lakh rupees, or say something equal to your 1 year's income, annual income, then maybe you can start thinking of asset allocation. Right. आपने बड़ी अच्छी बात कही आकार के, आपके 1 वर्ष की कुल आमदनी को आप एक आरंभिक रकम मान सकते हैं, और वहां से फिर आप अपने संपत्ति का निवेश करना शुरू करें और दीर्घ काल के लिए करें, तो उसके परिणाम अच्छे निकलेंगे. यदि हम इस वर्ष को लेकर चलें, सिर्फ 2025 को लेकर चलें, और जनवरी से लेकर दिसंबर तक को यदि आकलन करें, तो शेयर बाजार का प्रदर्शन 1 वर्ष के होराइजन में कैसा दिखा है? एसआईपी के थ्रू, यदि मान लीजिए किसी ने एक मुश्त पैसा लगाया हो या किसी ने एसआईपी के थ्रू वही पैसा लगाया हो, तो उसे क्या परिणाम मिलता है? देखिए, इस साल में अभी तक कोई बहुत अच्छा 9-10% के आसपास सेंसेक्स ने अभी तक इस साल रिटर्न दिया है. बट मैं कहूँगा कि जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हैं, तो उस 1 साल का, कुछ महीने का, 1 साल का, पिछले 1 साल का रिटर्न देखना सही चीज नहीं है जी. क्योंकि जब भी आप श्रोताओं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है. मैंने जानबूझकर आप ही के नजरिए से पूछा कि हम 1 वर्ष ही नहीं बल्कि 1 महीने में देखते हैं कि मैंने 5,000 लगाए, 5 लाख लगाए, तो हमें अगले महीने क्या मिला. यहां 1 वर्ष में भी हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये आकलन करना कि 1 वर्ष में कितना मिला, वो हमारा नजरिया नहीं होना चाहिए. आगे बढ़े आकर.
जी बिल्कुल, बल्कि इनफैक्ट कई दफ़ा ये भी होता है कि लोग जब फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं उसने पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। जो भी ये शॉर्ट टर्म रिटर्न्स है ये इक्विटीज में सही नहीं है देखना। ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, जरूरी नहीं कि जैसा पिछला 1 साल गया वैसा एकदम इमीडिएट 1 साल जाएगा। बिल्कुल। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आप इक्विटीज में जब भी निवेश करें थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा रखें और जो भी शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स है उनको एवरेज होने का समय दे, जिससे कि आपका रिटर्न एक ठीक आ जाए। And meanwhile, we've got another caller online with us. That's R.S. Dahiya, who's calling us from Delhi. Mr. Dahiya, welcome to Market Mantra. Please ask your question. मैम नमस्कार। नमस्ते, अपना सवाल पूछें। My question to the expert is that I invested in Invesco Infrastructure Fund and SBI Nifty Next 50 Index Fund and JM Flexi Cap Fund in August, September, October in 2024, about 15 months back, and I got negative return of -4% to -5.5%. There is no growth. I got negative returns, and in each of these schemes, my investment is about 5 to 6 lakhs in each. Should I exit these and invest into some other funds, or should I stay on? And if I have to switch, which funds I should switch in? Dayaji, as we were mentioning in the previous question, like you just said that you invested last year in 2024, so just about like 12-14 months back. So whenever we invest in equity, the horizon should be at least 4 to 5 years. And as we have also invested in an infrastructure fund, that's a completely sectoral fund. So whenever we invest in a thematic fund or a sectoral fund, the horizon should be even more. That's simply because these funds carry a certainly high amount of risk, because here the fund manager is bound to invest in stocks of only certain type of companies. So coming back to your question, I would say that it's just 14 or 15 months and give them time and just hold on and have patience and give equities some time. यानी महत्वपूर्ण सलाह ये है कि निवेश करने से पहले कहाँ करना है खूब अच्छी तरह सोच लें, विचार लें और एक बार कर दिया तो फिर प्रतीक्षा करें, और वो समय कम से कम 4-5 वर्षों का हो। आइए चलें भोपाल। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं शंकर। शंकर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। सर ये बताएंगे, अगर किसी को कोई बड़ा अमाउंट आता है बोनस के तौर पे या कोई और रिवार्ड आता है, तो समझ लीजिए 3 या 5 लाख या इस तरह कोई जो एक बड़ा अमाउंट होता है हम लोग छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, तो उसको कितने महीने में स्प्रेड करें जिससे हम कैप्चर कर पाए एक मोर और लेस? इन्फिनिटी तो नहीं लगा सकते, 1 साल, 1.5 साल, 20 महीने, 18 महीने या 2 साल, किस अवधि में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लगाएं, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है, इस वक्त सर आप कौन से शॉर्ट टर्म फंड को रिकमेंड करेंगे जिसमें अच्छा और स्टेबल रिटर्न मिले फॉर इक्विटी में? इक्विटी से अगर ज्यादा भर गया है तो बैलेंस करने के लिए। थैंक यू। शंकर जी, देखिए जो एक गोल्डन रूल है कि कभी भी जब आपके पास लमसम पैसा आया है और आपको उसको इक्विटी में लगाना है तो कितने समय में उसको तोड़ के लगाना चाहिए। इसके लिए आप ये देखिए कि कितना समय आपको लगा उस पैसे को कमाने में और उसके आधे समय में लगा दीजिए। जैसे कि आपने कहा कि अगर मान लीजिए ये आपका एक एनुअल बोनस है तो आप इसको 6 महीने में तोड़ के लगा सकते हैं। वहीं पे अगर ये कभी कोई ऐसा है कि एक ह्यूज अमाउंट है, विंडफॉल सोर्स है, कहीं आपने कुछ रियल एस्टेट बेचा है या कुछ हुआ है, तो आप इसको 3 साल में तोड़ के लगा दीजिए। मिनिमम 6 महीने का समय रखिए और जो उस अमाउंट की आपके लिए महत्व है, जितना आपने उसके जितना टाइम आपको लगा है उसके हिसाब से आप तोड़ के लगाइए, बट कोशिश करिए कि 3 साल से ज्यादा स्प्रेड ना करिए, क्योंकि उसके पीछे कारण होता है कि 3 साल एक ऐसा रीजनेबल पीरियड है जिसमें देखा गया कि मार्केट का एक साइकिल पूरा हो जाता है आमतौर पे, और आपके पैसे को जो एवरेजिंग का हमको बेनिफिट देना है रिस्क रिड्यूस करने के लिए वो पूरा मिल जाता है। उससे ज्यादा समय के लिए रखेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ गेन्स और अपॉर्चुनिटी मिस करते। तो मैं फिर दोहराऊंगा, जो गोल्डन रूल है कि जितना आपको उस पैसे को कमाने में समय लगा है उसके आधे समय में लगा दीजिए। 1 साल से आप अगर एनुअल बोनस है तो 6 महीने, और अगर एक बहुत ह्यूज सोर्स है, विंडफॉल सोर्स है, रियल वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ थिंग है, तो आप उसको 3 साल में लगाइए। यहाँ पर आपने एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया, एवरेज करना। एक आम कह लें श्रोता के लिए ये एवरेज करना क्या होता है और उससे वो क्या लेके चले? 3 साल का होराइजन आप लेके चल रहे हैं तो उसमें एवरेज करना क्या हुआ, क्या इसका आशय हुआ?
देखिए, एवरेज करने का यहाँ पे मतलब है कि जब भी आप SIP या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं, आप उस एक बड़ी रकम को छोटे छोटे अमाउंट्स में महीनों में बांट देते, तो जो आपकी एक परचेजिंग कॉस्ट है, जो एक अमाउंट है, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि NAV डेली बेसिस पे चेंज होती है, मार्केट पे डिपेंडेंट होती है। तो बजाय इसके कि मान लीजिए किसी के पास पूरे 100 रुपये, उसने 100 रुपये एक साथ ना लगा करके पहले महीने में 10 रुपये लगाए, दूसरे महीने में 10 रुपये लगाए, तीसरे महीने में 10 रुपये लगाए, मार्केट हर महीने चेंज हुआ, हो सकता है कुछ समय में मार्केट नीचे गया होगा, तो फिर उन्होंने उसके ज़्यादा यूनिट्स खरीद लिए, तो यहाँ पे जो एक उसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो हमारी एवरेज आउट हो जाती है। तो इससे एक जो सबसे बड़ा रिस्क होता है कि जिस दिन उन्होंने सारे पैसे लगा दिए, अगर वो लमसम कर रहे थे और खुदा ना खास्ता उस दिन मार्केट पीक पे होता, तो एक तरीके से वो सारे के सारे पैसे एक गलत टाइम पे, जिसको हम लोग कहते हैं कि रॉन्ग एंट्री टाइम पे, वो निवेश कर देते। तो एवरेजिंग से ये फायदा होता है। Akar, because we are talking about, investing in lump sum and investing, via the SIP route. What is the, is there a particular segment of investors that should be, that should opt for lump sum investments or go in for SIP? Or is it whatever where you're talking about the law of average and everything? Does it apply to all investors? So whenever you're investing in equities, I mean everyone should go with the systematic route. No one should invest a lump sum, and that's simply because that you really don't know whether that time is particularly the right time to invest. But if supposing I have a lump sum to invest, right? So you are saying that as if I have a lump sum to invest, I should not go in for totally equity funds. It should be is that what you're saying? No, you can go for the completely equity funds, but don't invest all the amount at once. Spread it over a few months, say 5-6 months. हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर श्रोता आए हैं प्रदीप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार टीम, प्रदीप बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर मेरी 3-4 SIP चल रही है ऑलरेडी। सर जब भी मार्केट टूटती है ना सर, तो मैं लमसम पैसे डाल देता हूँ, 5,000 7,000। उससे हो रहा है क्या, ऐसा लगता है कि भाई ये दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, तो जब भी टूटती है सर डालता रहता हूँ। ठीक है सर, उससे क्या हो रहा है, जो मेरी सैलरी आती है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द पैसे उसमें SIP में चले जाते हैं सर। उससे क्या होता है सर, जरूरी काम हो के मेरे पैसे नहीं निकाल पाता सर। तो सर कोई मुझे लिमिट बता दीजिए, मुझे कितना पैसा डालना है। प्रदीप जी, इसके लिए तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप ये तय करिए कि आप हर महीने अपनी सैलरी से कितना पैसा आराम से निवेश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर इस तरीके से आप करेंगे तो होगा क्या कि आप कुछ महीने तो निवेश करेंगे, बट फिर एक टाइम आएगा जब आप कहेंगे कि यार ये तो नहीं हो पा रहा, और आप थक के उसको बंद कर देंगे, जो कि एक बहुत ही गलत स्टेप होएगा। तो सबसे पहले आप अपना एक पेपर पेन लीजिए, आप अपना एक बजट बनाइए कि आपका जो मंथली जो ज़रूरी खर्चे हैं वो कितने हो जाते हैं और आप कितना पैसे इजीली निवेश कर सकते। वो जो आपका अमाउंट है, मान लीजिए कुछ भी अमाउंट है, वो 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, तो जैसा कि मैं शुरू में कह रहा था कि देखिए मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप टाइमिंग करने के चक्कर में ना पड़े, आप पूरा का पूरा SIP लगाइए। और अगर आपको तब भी है कि आप खुद एक मार्केट के हिसाब से करना चाहते हैं, तो उस अमाउंट में से थोड़ा सा अमाउंट रोक लीजिए और SIP बाकी की करिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने 10,000 अमाउंट किया कि आप हर महीने पूरा आप 10,000 रुपये निवेश कर सकते हैं, तो आप मत करिए पूरे 10,000 की SIP, आप खाली 8,000 की करिए और वो 2,000 को अपने फंड एलोकेशन के लिए रख लीजिए। बट मैं फिर कहूँगा कि वो अमाउंट उतना ही रखिएगा जिसमें कि अगर आप गलत लगा रहे हैं तो आपको ज़्यादा दुख ना हो। Akar, I want to ask you here, because we're talking about the investment through the SIP route. So there is one thing of investment, what we have been talking about so far. But what about, when to withdraw? Because there are cases, especially when we talk about senior citizens, they may have invested, at certain point in time before retirement and probably, now, and it's there and they've not thought of, getting it back. So what is the ideal time span when you should think about, now, okay, I've invested, I've got a certain amount of returns on my investment. Now I should, take my money back. So I would say that depends on your goal. Say if you are about to reach your goal, approximately 18 months to 2 years before your goal, you should start withdrawing your money, and that too systematically. As we have been investing through SIP, start withdrawing through SWP, which is exactly the opposite. Here, a certain amount of money gets redeemed from your mutual fund investments every month and gets deposited into your bank account. So 18 months to 2 years, and again depending on what kind of goal is it. Say if it's retirement, maybe you can start 3 years before because the amount could be huge,
And if it's your kid's education, you know when he or she will start going to the college. Right. Maybe 18 months to 2 years before, start the SWP. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को पहुंच रहा है। इस श्रृंखला में पेश है देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र को मजबूत बनाने में जीएसटी सुधारों के प्रभावों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों ने भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए नागरिकों के लिए गाड़ियां अधिक किफायती कर दी हैं। नए सुधारों के तहत 350 सीसी से कम इंजन वाले 2 पहिया वाहन पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इसी तरह 1200 सीसी तक की पेट्रोल कारों और 1500 सीसी तक की डीजल कारों पर अब 18% कर लग रहा है। वहीं 1800 सीसी से कम के ट्रैक्टर पर अब 5% जीएसटी लग रहा है। नए कर ढांचे के तहत बस, ट्रक, 3 पहिया वाहन और ऑटो पार्ट्स अब 18% जीएसटी का हिस्सा है, जिससे यातायात और वाहनों का रखरखाव अधिक सस्ता हो गया है। इस युक्तिकरण से गाड़ियों की कीमतें कम हो गई हैं और मांग को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बढ़ोतरी के मौके मिल रहे हैं। आरजू और दृष्टि के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। Let's take the next news. Thailand Foreign Affairs Minister Sihasak Phuangketkeow has landed in Delhi on his first official 4-day visit. According to a Ministry of External Affairs release, the Thai Foreign Minister will hold official engagements in the capital tomorrow. On Monday, he will meet his counterpart, External Affairs Minister S. Jaishankar, at Hyderabad House for bilateral discussions. The delegation will depart from India on December 2nd. India and Thailand have historically enjoyed warm and cordial relations. In contemporary times, diplomatic relations between the two countries were established in 1947, and both sides celebrated the 75th anniversary of establishment of diplomatic ties in 2022. I also want to ask you, Akar, one more question that, when we're talking about, because we're talking about mutual funds, at the moment, which are the sectors, because we were talking about thematic sectors at the beginning of this program, which are the sectors right now which would be, for investors, if they're thinking of starting a new SIP, which sectors would you recommend? So I would say, don't go for a sectoral fund, especially if you're just starting to invest in equities. If you're a first-time investor, either go with an index fund, a simple index fund which is tracking either Sensex or Nifty. That should be good enough. Okay. Or on the other hand, you can also go with an aggressive hybrid fund. These funds invest around 70% of your money in equities and the rest in debt. So these two choices should be good. And if you have some experience or you are as we were talking, if you are in just the early stages of your career, have a very long horizon, maybe you can just go with a diversified flexi cap fund or a multi-cap fund as well. Both of these funds invest your money in all three sizes of the companies, large, mid and small cap. So a diversified approach would be much better. Because you're talking about the mid cap and small cap, companies, but then not everybody is very aware of, how to go about it. So what would be your recommendation? So that is why I'm suggesting to go with a mutual fund, because here you don't have to select the mid cap or the small cap company. The fund manager will do all the job for you, and it would be a diversified approach with a cushion of large cap. So it will be much better. Right. यदि श्रोता एक मुश्त लगाना चाहें, एक ही बार में मान ले लगाना चाहें, कोई हो कि कुछ अवधि के लिए मुझे लगाना है, तो उनको कौन से फंड की सलाह देंगे, बहुत संक्षेप में? देखिए, अगर तो पैसा कुछ ही समय के लिए लगाना है, जैसे कि मान लीजिए 2-3 साल के लिए लगाना है, तो एक डेट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में जाए, और मान लीजिए उस पैसे की आवश्यकता 1 साल के अंदर है, तो एक लिक्विड फंड का चुनाव कर सकते हैं। इक्विटी फंड में एक मुश्त ना लगाए, आप शॉर्ट ड्यूरेशन या लिक्विड फंड में डाल के वहां से एसटीपी लगा सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी सलाह दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। श्रोताओं की ओर से आकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a look at the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says inauguration of world's largest aircraft engine MRO facility and induction of INS Mahe reflect India's new thinking, innovation and youth power. In his Mann Ki Baat program, Prime Minister says India's food grain production has touched a record high of 357 million tons. And domestic markets to focus on RBI MPC meet outcome, auto sales data and global trends for Qs next week. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 6:30 p.m. Do remember that it's going to be a call-in program tomorrow, so you can call us with your queries, generic queries relating to economics and business news. Till then, from the entire team, Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।